तो आदरणीय सिन्हा जी आए और थोड़ा जी को परिचय दें। सदन को नमन। आज हम लोग जैविक खेती के विषय पर रतनलाल यादव जी हैं। वो गुड़गांव अपने हरियाणा से हैं और ये बागवानी खेती तो नहीं करते, लेकिन बगीचे जो हैं इनके छत के ऊपर हैं, जिसको टेरेस गार्डन हम लोग कहते हैं। मनुष्य को यदि इच्छा हो तो वो हर कुछ कर सकता है, और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने घर के टेरेस के ऊपर ही अपने पूरे बगीचे को लगाया है। और वो कैसे खेती करते हैं इस मामले में वो खुद आए और वो अपनी बात रखें। आपका स्वागत है रतनलाल जी, आइए आपका हम सभी निमंत्रण करते हैं। स्पीकर बंद है, आप म्यूट हैं रतन, आप म्यूट हैं सर, म्यूट हैं। स्पीकर हटाइए पहले नीचे से। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार, आइए सर। जय सादर जय नमस्कार। नमस्कार। मैं रतनलाल यादव, गांव जमालपुर, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, हरियाणा से हूं सर। मैं सभी उपस्थित किसान बंधुओं और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम नमस्कार। और आज का जो शस्त्र अपना ये चल रहा है, चर्चा विषय है, इसके अंदर जैविक खेती से रिलेटेड है। तो जो भी हमारे भाई अर्बन गार्डनिंग के से रिलेटेड हैं या जैविक खेती किसानी से हैं, तो वो इस विषय पर अपना, चाहे तो लास्ट में हम उनसे प्रश्न भी लेंगे, उनकी कोई समस्या या कोई बात है तो उस पे करेंगे चर्चा। तो मैं टीसीबीटी से ताराचंद बेलजी, जो टेक्निक है उससे हम खेती कराते हैं किसानों की। और हमने लगभग 2017 से टेरेस गार्डनिंग में कर रहा हूँ। पहले मैं गुड़गांव में था शहर में, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो मैंने अपने गांव में आ गया जमालपुर में, और यहाँ पे आके अपना एक बढ़िया गार्डन बनाया। लगभग 800 स्क्वायर फीट का मकान है, उसमें मैंने 400 गज में रहने का और 400 गज में मैंने अपना किचन गार्डनिंग भी स्टार्ट किया। तो उसमें मुझे पूर्ण रूप से हर चीज का पूरा नॉलेज हो गया। काफी तजर्बे हमने खुद भी किए। फिर गुरुजी ताराचंद बेल जी से जुड़े, उनके मार्गदर्शन में अपने मुख्य एडवाइजर अपने कृष्ण शर्मा जी हैं, उनके संरक्षण में हमने बहुत कुछ ये खेती से सीखा। तो अब इस विषय में, क्योंकि देश के अंदर अर्बन गार्डनिंग का भी बहुत चलन चल रहा है। जितने भी हमारे साथी, कोई टीचर है, रिटायर है या ड्यूटी भी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ इतने अच्छे वो अपने गार्डन बनाते हैं और अपने घर की सारी सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक, जैविक तरीके से अपनाते हैं। और बहुत जीरो बजट जिसको बोलते हैं, ज्यादा पैसे खर्च ना करके, कोई किसी कंटेनर में, कोई गमले में, किसी ग्रो बैग में करके अपना इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो और बहुत खुशी है कि लगभग शहरों में सभी लोगों ने अपने टेरेस पे बना रखकर अपने घर की, अपने पड़ोसियों तक की सब्जी जो जैविक है, फल है, वो अपने पूरा करते हैं। उसके साथ ये चलो जैविक खेती से रिलेटेड जो फल है, फसलें हैं, ये तो है एक बढ़िया चीज, लेकिन इससे हमारा जो मन है, शरीर है, तन है, वो बहुत स्वस्थ होता है। जैसे ही हम दिनचर्या में सुबह के शाम 1-2 घंटा टाइम देते हैं जिस दिन, या शाम के टाइम, तो मन इतना खुश होता है। ड्यूटी पे भी रहेंगे तो बीच-बीच में मन ये रहता है कि अब गार्डन में मेरा ये हो गया होगा, आज शाम को जाके ये करेंगे, वो करेंगे। कहने का मतलब है स्ट्रेस तो इसके नजदीक खड़े होने से ही भाग जाता है। तो आप कृपा करके, आपसे अनुरोध है कि आप छोटे लेवल पे शुरू करिए। 4 गमले लिए, 5 गमले ले लीजिए, उसके अंदर आप स्टार्टिंग से तुलसी है, एलोवेरा है, ग्वारपट्टा है, ये अपना कई तरह के जो भी ये पौधे हैं ये लगा सकते हो। तो आप इसे शुरू कीजिए।
आपको धीरे-धीरे आइडिया आ जाएगा अपने आप, और आपका मन इतना खुश होगा कि बार-बार आप नर्सरी की तरफ जाएँगे, वहाँ से कुछ पौधे लाएँगे और अपने घर को, परिवार को दिखाएँगे, देखेंगे तो मन खुश होगा। क्योंकि मोटिवेशनल जब तक आदमी को नहीं होता तब तक वो उस चीज़ से अनभिग रहता है। उसके दिमाग में ही रहता है अभी बस जीवन में क्या है, कुछ नहीं, ये टेंशन, वो टेंशन। तो आप गार्डन से जुड़ जाइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आपका स्ट्रेस, आपकी समस्या, कोई भी चीज़ है वो यहाँ से बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बिल्कुल खुश रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात इसके साथ आता है कि हम जो स्मोकिंग वाले मेरे भाई हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो आज़ादी है। तो जो इस लत से पड़ा हुआ है या कोई ड्रग्स से है या कोई दारू वगैरह से है, तो वो अगर इसके साथ जुड़ेगा तो धीरे-धीरे वो बिल्कुल इससे हट जाएगा। उसको मन ही नहीं करेगा इसकी तरफ आने के लिए। बार-बार गार्डन में घूमने को मन करेगा। तो आप इस लाइन में आइए, सभी से अनुरोध करता हूँ, और जो मैंने अपना गार्डन में दिखाया हो, मैं आपको थोड़ा-सा उसके विषय में दिखा देता हूँ। ये मैंने इत लगभग 56 भोग वाटिका जो गुरुजी का हमारा कॉन्सेप्ट है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, और उस पे मुझे काफ़ी महारत हासिल हुई है। 3 साल से लगभग मैं इस पे लगा हुआ हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में ये लगा हुआ है चकोतरा का प्लांट। यहाँ पे 2 थे। एक हमने कल तोड़ लिया, एक पड़ोसी ले गया, उसने खाने के बाद ये कहा कि हमने आज तक इतना मीठा चकोतरा कभी खाया नहीं। आप ये देख सकते हैं। इसके साथ ही ये मेरा एक प्लांट था, इसके अंदर मेरा एक वीडियो भी है, और मैं आपको अपना चैनल भी बताता हूँ, @RL गार्डनिंग के नाम से चैनल है। आप उसमें देखना मेरे एक-एक वीडियो में कितनी अच्छी जानकारी है, और इतने अच्छे फ्रूट्स या सब्जी के सारे मैं मॉडल दिखाता हूँ। तो आप इस तरह से आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए प्लांट, ये बैगन के एक ही प्लांट के झुका हुआ है बिल्कुल। ये सारे ऑर्गेनिक है। ये सब जगह संभव नहीं है, आप देखते रहें पूरा भरा हुआ है। पड़ोसी खूब आते हैं, खूब लेके जाते हैं, मन करके खाते हैं। जैसे गाजर वगैरह की क्यारी बना रखी है। उसके बाद में ये नींबू का मेरा प्लांट है, सीडलेस नींबू। इसके अंदर भी भर-भर के एक ही प्लांट से पूरा भर के हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप गार्डनिंग करते हैं, खेती करते हैं, उसके अंदर फूलों का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि 15 से 20% तक जो हमारी फसलों के अंदर पैदावार अगर बढ़ानी है, तो हमें ये फूल 12 महीने अपने खेत में, अपने गार्डन में ज़रूर रखिए। ये देखिए आप, कितनी सुंदरता आप धरती माता को निखार रही है, इसकी देखिए आप मेरे गार्डन में। तो मुझे ये शौक के तौर पे भी है और एक मॉडल भी है। तो ये सब चीज़ें, इसके साथ ही ये मेरा एक ऑरेंज का प्लांट है। इसमें ज़्यादा फ्रूट हमने इस बार नहीं लिए, 3 ही साल का हुआ है, कुछ 1 2-4 रखे हुए हैं, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये मेरे ग्रो बैग है। इसके अंदर ये मिर्ची लगी हुई है। ये सब मिर्ची के प्लांट लगे हुए हैं। और ये ग्रो बैग है 24 इंच बाई 18 इंच। 18 इंच की तो राउंड है और 24 इंच हाइट है। इसके अंदर ये अमरूद का प्लांट लगा हुआ है। इसमें से कम हम 10-12 अमरूद तोड़ चुके हैं। अभी भी इसके अंदर पक रहे हैं। ये देखिए। ये कितने साल का है ये पेड़? ये पेड़ है जी, इसको लगभग 14 महीने हो गए। बिल्कुल आप इसकी हेल्थ देखिए आप अपने घर में सब फ्रूट लगा सकते। ये चीकू का प्लांट है। ये अंजीर का लगा रखा है मैंने। और आपको ये दिखाता हूँ, अनार के भी हैं। आप ये देखिए, मेरा किन्नू का प्लांट है। प्योर ऑर्गेनिक है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं डालता हूँ, बिल्कुल लदा पड़ा है। इसको हमने कम से कम भी इसमें से 10-15 केजी तो आराम से तोड़ लिया होगा। पड़ोसियों को खिलाते हैं। पहली बार इसमें फ्रूटिंग ली है, ज्यादा और बहुत थे, लेकिन शर्मा जी के मार्गदर्शन में देख के गए थे। उन्होंने कहा कि आप इसके ज्यादा फ्रूट इस साल ना ले, अगली साल में आप ज्यादा ले। तो देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये 3 साल का प्लांट है।
तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए हम सब चीजें बना सकते हैं। ये पपीता का प्लांट है, ये मेरे गार्डन का ओवरव्यू है पूरा। ये मैंने अपना गार्डन जो बना रखा, किचन गार्डन। और मैं रेगुलर, अब तो स्कूल की छुट्टी नहीं है, बच्चे जाते हैं, लेकिन मेरे 2 ग्रैंड डॉटर है, 2 मेरे ग्रैंड सन है, वो मेरी पूरी हेल्प करते हैं। उन्होंने ये मेरी ग्रैंड डॉटर ने ये गार्डन के साथ उन्होंने अपना एक कॉर्नर बना दिया। बोली बाबा हमको इस टाइप का कॉर्नर चाहिए। ये खुशियां पैदा करता है। जब आप गार्डन में होते हैं, इसको बोलते हैं कि जब आप गार्डन में होंगे तो आपको यहाँ से प्यार उत्पन्न हो जाता है। ये आपके गार्डन जमीन में है या छत पर है? ये मैंने जमीन पे रखा हुआ है जी, क्योंकि छत जी। के ऊपर गुड़गांव में था मैं, तो मेरा छत पे ही था, लेकिन कोरोना के बाद मैं यहाँ आ गया तो मैंने सब कुछ यहाँ ग्राउंड था वो कर दिया। ये देखिए मैंने गोभी की सिंपल सा ये एक गमला है छोटा सा, और ये देखिए कितनी शानदार इसके अंदर फूल गोभी की नर्सरी लगाई हुई है। ये फूलों की नर्सरी सभी तरह की। ये देखिए अब तैयार हो रहे हैं, इनको सबको मैं प्लांट कर दूंगा। ये मेरा अंगूर की एक बेल इधर लगा रखी है, एक बेल मैंने इधर लगा रखी है। ये अंगूर ऊपर तक आया हुआ है, आने वाले दिनों में इनमें फूल फ्लावर सब आ जाएंगे। और ये वाला प्लांट है, इसको नाम मैं बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है। और ये जो है मैं ये इसको बोलते हैं सेंसोवेरिया स्नेक प्लांट। ये मेरे इतने मल्टीप्लाई हो गए कि जो भी मेरे गेस्ट या किसी के जाता हूँ, जन्मदिन पे जाता हूँ या किसी की शादी में, तो मैं इनको अच्छे से करके लेके जाता हूँ। और मैं जल्दी से पैसे किसी को नहीं देता, मैं ये प्लांट ही उनको गिफ्ट करता हूँ। ये देखिए सब बना के रखा हुआ, मैडम ने हेल्प करके ये अपने आप बना के रख दिए थे। तो परिवार के सभी लोग जुड़ के मेरे साथ हेल्प करते हैं और बहुत अच्छा। तो इस विषय में किसी भी भाई को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं जी। ये देखिए आप इस सीजन में लौकी की बेल अभी स्टार्ट हुई है, कितने हेल्दी, बिल्कुल किसी पत्ते पे कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी। आपको मैं बताता हूँ एक तजर्बा। लास्ट ईयर मैंने इन्हीं दिनों में तोरी लगाई थी, तो उस तोरी के अंदर एक एक पत्ते के ऊपर 4-4, 5-5 तोरी लगी थी, एक ही पत्ते के साथ। गुरुजी हमारे बोले कि रतनलाल जी आपने तो कमाल कर दिया। वीडियो देखने के बाद बोला मैं इसको अपना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आपने हमारे सभी फार्मूले यूज किए, क्या क्या किया, तो मैंने उनको सब बताया कि जी मैं हवन करता हूँ, अग्निहोत्र हवन, जो प्रकृति के लिए, किसानों के लिए, अपने जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। तो सुबह सूर्य उदय के टाइम और सूर्य अस्त के टाइम, शाम को, दोनों टाइम अपना अग्निहोत्र हवन करते हैं। और इसी जगह पे वो हवन के बाद यहाँ पे किसी, आज तक मेरे किसी भी प्लांट पे कोई कीड़ा, कोई बीमारी, जब से मैंने टीसीबीटी शुरू किया, बिल्कुल नहीं आता, 1% भी नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत आता है तो हमने एंजाइम्स बना रखे, जिसको अपने गुरुजी जैव रसायन बोलते हैं। तो उस जैव रसायन में 3 तरह के हम बनाते हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा। तो खट्टा तो इसलिए करते हैं कि किसी प्लांट पे कई बोलते हैं कि हमारे प्लांट तो बहुत बड़ा हो गया, हम तो उसको खाना भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे। तो आपको सीजन के लगभग पता चलता है कि अब फूल आते, तो उससे 15 दिन पहले आप इसके अंदर 1 से 2 ml पर लीटर, परसेंट में नहीं बता रहा हूँ जी, पर लीटर 2 ml, और उस पर आप स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर फूल, अनगिनत फूल जो आपने कभी किसी के पास देखा नहीं होगा, इतने फ्लावर आएंगे। उस फ्लावर के बाद आपने उसमें पानी देना बिल्कुल कम कर देना है, नाम मात्र का पानी देना है, ना कोई न्यूट्रिएंट्स देना है, बिल्कुल फ्लावर वहीं पे रुक जाएंगे। अगर पानी दे दिया, खाद दे दिया और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, पौधा सोचेगा कि मालिक मेरे को अभी बोल रहा है कि आप और ऊपर बढ़ जाइए, अभी आपको ऊपर बढ़ना है। तो वो क्या, फ्लावर्स को ड्रॉप कर देगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा।
तो ये एक बारीक-बारीक से जो पॉइंट है, ये हमारे को बहुत नॉलेज से आगे बढ़ाते हैं। हम उसकी ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, ज़्यादा फल, सब्जियाँ ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है। इसी तरह कड़वा जैव रसायन जो बनाते हैं, जैसे एलोवेरा का बना लेते हैं हम, घरों में होता है, फ्री का है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। कड़वा जैव रसायन का जो हम मारते हैं, जैसे फ्रूटिंग सेट हो जाती है। ये भी एक समस्या अपने साथी भाइयों की रहती है, किसानों की या गार्डनर, अर्बन गार्डनर की, कि जी हमारे फ्लावर बहुत आए लेकिन हमारे तो लगभग सारे गिर गए, 5% भी नहीं बचे। देखिए, फ्लावर तो आते हैं बहुत ज़्यादा, ये बात सही है। सारे अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो गए तो फिर तो बहुत प्लांट उसको रख ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होता है। तो जो लिमिटेड है उतना ही रखेगा। और फ्रूट आपको जैसे ही कड़वा जैव रसायन आप उस पे स्प्रे करेंगे, वही 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से, तो फ्रूट आपका ड्रॉप नहीं होगा। जो पौधे की जितनी ताकत है उतनी अपने पास बिल्कुल रखेगा, बाकी फालतू तो गिर जाएंगे। तो फ्रूट सेटिंग के लिए हमारा कड़वा जैव रसायन लेते हैं जी। उसके बाद मीठा जैव रसायन का काम आता है, जैसे कि हम मीठे में हम बना लेते हैं, पपीते का बना लीजिए, जैसे गर्मियों में बेल पत्र का होता है, बेल का बना लीजिए। कितना बेहतरीन है बेल पत्र का। उसके अंदर पोटाश इतनी भरपूर मात्रा में है, जो लास्ट में फलों को मोटा करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, वजन करने के लिए पोटाश की भी बहुत जरूरत होती है। तो वो फ्री का है, ज्यादा महंगा नहीं होता। उसको लाके अपने खेत में डाल सकते हो। उसको आप मिट्टी में डालिए, गमलों में डालिए, ग्रो बैग में डालिए, या अपने खेत में किसान है तो किसान उसमें डाल सकते हैं। उसका इतना लाभ क्या मिलेगा कि अगर हमारी मिट्टी का पीएच गड़बड़ है, तो ज्यादा है, तो उसको न्यूट्रल लेके आ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल लेके आएगा मीठा जैव रसायन। तो सबसे पहले मैं बताना भूल गया कि किसान भाई अगर चाहते हैं, गार्डनर को तो कोई बात नहीं, लेकिन किसान भाइयों को सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। और जांच करने के बाद आप उसमें जो जरूरत है वही चीज डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होता है, हम अनजाने में अपने इसको लेके डालते रहते हैं, आज ये डाल दिया, कल वो डाल दिया, कि उसमें मिट्टी में ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ है, वो फिर नुकसान करेगा। तो जांच के बाद अब हमें पता चला कि भाई हमारे में पोटाश की कमी है, पौधे में आती है, उसमें नहीं है, तो उस चीज को हम पूर्ति आराम से कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इस सत्र में ये चीजें जरूरी है। तो इसके अंदर मेन चीजें हमारे गुरुजी बताते हैं, 3 चीजें बहुत जरूरी है जो हमें हमें पता होना चाहिए। ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारी मिट्टी के अंदर खूब जीव है लेकिन वो सुस्त है, वो अपना कोई काम सही से कर ही नहीं सकते। मिट्टी में खूब जीवाणु है लेकिन काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अगर हम उसको पहचान लेंगे, जैसे मैंने किसी आदमी को छुआ और उसको महसूस नहीं हुआ कि किसने छुआ, अगर सही आदमी होगा जिसका माइंड सही है, उसको सब कुछ का पता है, तो उसको हाथ लगाते पता चल जाएगा। अगर 4-5 चीजें इकट्ठी पता चलेगी कि मुझे किसने छुआ और किस मतलब से छुआ, किसी बच्चे ने छुआ, बड़े ने छुआ, महिला ने छुआ, आदमी ने छुआ, सब चीज का अंदाजा आ जाता, तो समझो कि उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है। तो वही खेती में लागू है कि हमें खाद डाल दिया किसान ने, डाल के आगे पानी दे दिया, और उन जीवों को यही पता नहीं, कोई आया था डाल के चला गया। तो उस इसी को ठीक करने के लिए हमारे गुरुजी का एक फार्मूला है, जो ब्रह्म दंड ऊर्जा, जो लगभग एक खेत के अंदर 15 लगभग 15-20 बांस लेते हैं 20 फुट के, उसके ऊपर एक तांबे का लोटा लगाते हैं, उस तांबे के लोटे से कनेक्ट होता हुआ वायरिंग जो तार होता है तांबे का, उसी को नीचे से लाके और मिट्टी में उस बम्बू के चारों तरफ लपेटते हुए 4 इंच नीचे मिट्टी में गाड़ देते हैं। उसका ऊपर उसके साथ टच होना चाहिए, जो अपना ऊपर लोटा रखा हुआ तांबे का उसके साथ टच होना चाहिए और घूमते हुए आना चाहिए। वो क्या करता है कि वो इसी को ठीक करता है, जीवाणुओं को ताकत मिलेगी, उनका दिमाग संचालन हो जाएगा और वो अच्छी तरह से मिट्टी की उर्वरक बनाएंगे। जो भी उसके अंदर खाद पड़ा हुआ है, उसके पोषक तत्व पड़े हुए, उनको खा के और फिर पौधों के लिए ऑक्साइड फॉर्म में करके पौधों को अवेलेबल कराते हैं।
ज्यादा तो ये होगा इसी का काम। कितना बड़ी समस्या है और कितने आसान फार्मूले से गुरुजी ने हमें ये बता दिया। और उसके बाद आता है ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। तो कार्बन जब तक हमारी मिट्टी में प्रॉपर नहीं होगा, आज के दिन हमारे किसानों की जो पुरानी अब चल रही है, जो केमिकल युक्त कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि हमारी कार्बन तो रहा ही नहीं, 0.3 तक आ गया है। 3 में कुछ भी नहीं होता, ना तो जीवाणु उस पौधे के लिए कुछ उठा के दे सकते हैं, ना खुद जीवित रहते हैं। तो कम से कम मिनिमम 0.8% अगर कार्बन होगा तब काम शुरू होगा इसमें, खेती में जीवाणुओं ने करना है। तो उसके लिए कार्बन के लिए क्या कराते हैं कि 2-2 साल में जब खेत खाली होता है तो उसके दौरान आप तिल की हरी खाद बीज दीजिए खेत में और पानी दे दीजिए। और वो खाद इतनी बेहतरीन है, कोई लोग बहुत ढैंचा के भी करते हैं, कई तरह के सन का भी बोलते हैं, लेकिन उनसे सबसे बेहतरीन है हमारा ये अपने इसकी खाद। तो तिल की हरी खाद डालने से कार्बन बढ़ती है मिट्टी में, और कार्बन जब मिट्टी में बढ़ गया, 0.8 से ऊपर चला गया, तो ऑटोमेटिक हमारे सारे जो जीवाणु हैं, अणु हैं, वो सब उसके साथ शुरू हो जाते हैं, अपनी मिट्टी में काम करना शुरू कर देते हैं और पौधों को हर चीज दे देते हैं। अब किसान क्या समझता है कि हमने तो खाद डाल दिया और पानी डाल दिया, पौधा उसको अपना आप उठा लेगा। ये प्रकृति में नहीं है कि पौधा अपने आप नहीं उठाएगा, उसको जीवाणु ऑक्साइड फॉर्म में करके पौधे की जड़ों को अवेलेबल कराएंगे, तब वो पौधा उसको खाएगा। सीधा पौधा कभी भी नहीं लेता है। ये चीजें भी बहुत अच्छी गुरुजी ने अपने सेशन में बताई, बहुत अच्छी उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और इसके बाद पीएच का होता है। पीएच मिट्टी का अगर आपका 6.5 से लेके 7.2 तक है तो बहुत ही सबसे अच्छी स्थिति में हमारी मिट्टी है। उसके बाद किसी भी समस्या, अब कोई समस्या नहीं आएगी, बढ़िया से फसल होगी, अच्छे फल सब्जियां अच्छे हार्वेस्टिंग के लिए बढ़िया मिलेंगे। पौधे में किसी तरह का तनाव, किसी तरह के पत्ते पीले, बीमारी हिमारी नहीं आएगी, पीएच अच्छा होगा तो। अगर पीएच बड़ा है तो अपना मीठा जैव रसायन हमने जो एंजाइम बायोएंजाइम बनाया, आप उसको डाल दीजिए। एक खेत के अंदर हम चला देते 200 लीटर पानी के साथ, जो अणुजल बनाते हैं उसके साथ 10 लीटर डाल दिया मीठा जैव रसायन और उसको चला दिया। देखो आप उसके रिजल्ट कितने बेहतरीन रिजल्ट है। उसके बाद कोई ज्यादा पैसे का फार्मूला नहीं है। उसके बाद और सस्ता फार्मूला है, जैसे फसलों के अंदर हम एक फसल में लगभग 3 से 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने होते, 3 महीने में लगभग फसल होती है। उस फसल के अंदर आप एनपीके का काम करना है तो हमें अपने एक फार्मूला बनाया हुआ है फसल गुट्टी। हम उस फसल गुट्टी में क्या क्या डालते हैं, जैसे 1 एकड़ के लिए फार्मूला है 200 लीटर पानी के अंदर 2 किलो एक चूना लेते हैं, जो अपना कली वाला चूना होता है, उसको पहले हम 10-12 घंटे पहले किसी पानी में डाल के उसको छोड़ देते हैं, और वो धीरे धीरे गर्म होके और उसकी डोरमेंसी टूट के गर्मी खत्म होके वो ठंडा हो जाता है। तो उसको मिलाते हैं 2 किलो चूना, 20 किलो अपनी सरसों की खली डाल दो, उसके अंदर उसी के अंदर 10 किलो वो डाल दो, दूसरी वाली खली तिल की डाल दो, ऐसे मिक्स करके और उसको पानी को 2 दिन रख लीजिए। 2 दिन के बाद ज्यादा नहीं रखना, नहीं तो उसमें फिर फंगस बन जाती है। 2 दिन के बाद आप उसको छानिए अच्छी तरह। छानने के बाद जो मोटा पार्टिकल बच जाता है, उस पार्टिकल को उठा के अपनी किसी जहां पे कंपोस्ट बना रखा है, गोबर डाल रखा है या कोई, तो उसके अंदर आप डाल लीजिए, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके इस्तेमाल हो जाएगा बाद में अपने खाद में। उस पानी को आप ड्रिप के साथ चला लीजिए। जैसे पानी फ्लड से देते हैं तो उसके साथ किसी ड्रम में नीचे टोटी लगाकर उसको खोल दीजिए, वो पानी के साथ चला जाएगा। आपका एनपीके पूरा उसके अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर नमक भी डलवाते हैं। तो नमक 5 किलो 8 किलो के लगभग इसलिए डलवाते हैं कि जिनका पीएच नॉर्मल है। अगर पीएच किसी का ज्यादा तो फिर नमक के लिए मना करते हैं कि भाई नमक ना डालिए। सिर्फ ये अपनी 2 चीजें डाल देते हैं, एक तीसरा चूना डाल देते हैं, इन तीनों को चला देते हैं। चूना बहुत जरूरी है कैल्शियम के लिए, लेकिन चूने की मात्रा एक फसल में 1 बार 2 बार से ज्यादा नहीं देना, बहुत कम मात्रा में। इसका रेशियो अर्बन गार्डनिंग में तो बताते हैं 1 किलो मिट्टी के अंदर 1 ग्राम चूने की एवरेज होनी चाहिए एक फसल में एक बार, क्योंकि ये फिर पीएच को बढ़ा देगा।
तो ये चीजें इस हिसाब से है। तो अब हम बताते हैं कि भी हमें स्टार्टिंग से कैसे करना अपनी खेती के बारे में मैं बताता हूँ किसानों के लिए। सबसे पहले हमें हवन करना है, अग्निहोत्र हवन। उसको करने के बाद वो 12 घंटे 10-12 घंटे तक उसी के अंदर वो तांबे का पात्र होता है, वो स्पेशल डिजाइन किया हुआ जिसके अंदर सही से पूरी ऊर्जा जो अपने सूर्य की सुबह के टाइम की होती है वो पूरी ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है। वो अपने आप को सूर्य के साथ कनेक्ट कर लेता है और पूरी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता है, और शाम को उसको निकाल के अपने अलग रख लेते हैं, और शाम का हवन सूर्य अस्त का जो होता है उसके दौरान में उसको अलग रख देते हैं। और सुबह जब हवन करेंगे उससे पहले उसको निकाल के फिर अपने किसी मटके के पात्र में रख लीजिए, शीशे में, किसी बर्नी में, ऐसे में, लोहे में, स्टील में या ऐसी में नहीं रखते। अगर कुछ भी नहीं है तो प्लास्टिक में रख सकते हैं, आज के दिन प्लास्टिक का विकल्प एक चल रहा है। उसके बाद हम उस भस्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारा पहला सबसे पहला फार्मूला है, मिट्टी को अगर जैविक खेती किसी ने करना तो सबसे पहले मिट्टी को ऊर्जावान करना है। ऊर्जा के बगैर ना तो मिट्टी में कोई जीव चल सकता, ना हम चल सकते। हम जो भी लाइव है, जिसके अंदर जीव है, उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। अगर हमको बोले कि आप बगैर खाना खाए पूरे दिन लगे रहे, अगले दिन भी लगे, तो ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले हमें ऊर्जा देनी है अपनी मिट्टी को। उसका पहला फार्मूला है ऊर्जा जल। ऊर्जा जल के अंदर क्या डालते हैं, 1 एकड़ का फार्मूला है। आप उसके अंदर वैसे तो 2000 लीटर जा सकता है खेत में, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या करता है कि मिट्टी की नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव करता है। आप पॉजिटिव कर दीजिए तो आप 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें पानी डाल लीजिए, 200 लीटर। उसके अंदर 100 ग्राम अपनी वो भस्म ले लीजिए और उसके अंदर 100 ग्राम फिटकड़ी ले लीजिए। उन फिटकड़ी को और उसको भस्म को दोनों को एक सूती कपड़े की पोटली में बांध कर उस ड्रम के अंदर 3 बार, कोई भी आपको मंत्र याद है, आप कोई भी मंत्र याद नहीं है तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। 3 बार आपने 3 मंत्र बोलना है और उसको उसके साथ उसी में नीचे घुमाते रहना है, और घुमाने के बाद उसको उसी के अंदर छोड़ देना है और ऊपर से सूती कपड़े से बांध के छाया में रख देना है। तो ये 12 से 24 घंटे में खूब अच्छे से बिल्कुल बढ़िया बन जाता है। और आप हमारे जो भी फार्मूले बताए हुए जाते हैं टीसीबीटी में, सारे सुगंधित पुष्टिवर्धन के अनुसार है। विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हम फार्मूला बनाते हैं तो उसके अंदर कभी भी कोई बगैर ढके नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर कोई मक्खी मच्छर कोई भी जीव अगर चला गया तो उसके जो जीव के वो हैं वो भी उसके अंदर फर्मेंट हो जाएंगे, तो फिर वो हमारा जो हमने बनाया वो खराब हो जाए। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सुगंध की चीजें डालना है, दुर्गंध की कोई भी चीज अपने खेत में, मिट्टी में, गार्डन में नहीं डालना है। उससे सुगंध से ये होता है कि हमारी मिट्टी की जो एरिया की जो सुगंध का वातावरण जो अच्छा बनेगा, तो उसमें नेगेटिव जीव नहीं आएंगे, जैसे कि मक्खी मच्छर तेला तेपा जो भी हैं या फल मक्खी हैं, ये उस जगह के एरिया को देख के भाग जाएंगे, उधर आएंगे ही नहीं। इसका यही एक कारण है कि हमारे खेतों में बीमारी नहीं आती। टीसीबीटी के जो अपने इन फार्मूलों से जो अपने खेती करते हैं उसमें बीमारी नहीं आने का मेन कारण यही है कि हमारी जो जलवायु, हमारा वहाँ का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है। तो इस चीज पे काम करिए। ऊर्जा जल डालने के बाद आपकी मिट्टी बिल्कुल पॉजिटिव होगी। उसके बाद सारे फार्मूले आप इसमें डाल सकते हैं। ऊर्जा जल के बाद हमें अणु जल डालना पड़ेगा। अब देखिए प्रकृति की विचित्र जो बात है, हम तो इंसान है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी जो मिला वो खा लेते हैं, लेकिन प्रकृति में जीवों को ये एक नियम बना रखा है कि उस जीव का भोजन फिक्स है कि गाय खाएगी तो घास ही खाएगी, वो मांस नहीं खाएगी, और शेर खाएगा तो मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो अपनी मिट्टी में, धरती में है, लगभग जो 96% जो जीव हैं वो मिट्टी के नीचे हैं, और हम आप पेड़ पौधे पशु पक्षी सिर्फ 4% में ही है। आप देखिए कितनी परसेंट नीचे मिट्टी में रखा हुआ है। 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों तक जीवाणु होते हैं, वही सेम गाय के गोबर में होते हैं उसी तरह। तो आप ऊर्जा जल डालने के बाद अपना अणु जल डालिए। अणु जल में यही बात है कि अगर फास्फोरस का जीवाणु
उसमें डाल दिया और हमें फास्फोरस का अणु उसमें, या अणु का मतलब यहाँ हम सूक्ष्म तत्व बोल देंगे, सूक्ष्म तत्व उसमें नहीं डाला और जीवाणु डाल दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस जीवाणु को सिर्फ अपना फास्फोरस के जीवाणु को फास्फोरस के ही सूक्ष्म तत्व चाहिए, वो दूसरा जिंक या और किसी चीज को नहीं खाएगा, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये एक बहुत विचित्र बात है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना, बहुत निष्कर्ष निकला है कि हर जीव के अणु 108 अणु होते हैं, 108 ही जीवाणु होते हैं। तो ये गाय के गोबर में संभव है, जो अपनी देसी गाय है उसके गोबर से सारे फार्मूले बन रहे हैं, उसी की छाय से, दही से, शहद से, ये सारे फार्मूले इतने आसान है, इतने सस्ते सरल है कि आप इसमें खूब आराम से खेती कर सकते हो। तो आप इस पे जरूर ध्यान कीजिए और कोशिश करें, अगर आप गाँव में या कहीं आपका फार्म हाउस है तो आप एक गाय जरूर रखें, देसी गाय, एचएफ या ये जर्सी गाय का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं, ना दूध, दही, छा उसका कुछ भी यूज नहीं करते, वो सब नेगेटिव है। इसलिए अपनी देसी गाय में गिनते अपनी ये साहिवाल होगी, राठी होगी, अपनी हरियाणा की देसी होगी, इस तरह की जो गायें सब पॉजिटिव होती है। तो इसके छाय वगैरह में सारी चीजें हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊर्जावान किया मिट्टी को ऊर्जा जल के साथ, उसके बाद हमने अणु डाल दिए सभी तरह के। तो अणु के बाद हमने अभी जीवाणु डालना है, क्योंकि अणुओं को जीवाणु खा के उसको तभी पौधे के लिए अवेलेबल कराता है। तो इसलिए जीवाणु अणु दोनों का समाहित होना मिट्टी में जरूरी है। ये सब होने के बाद समस्या नहीं आएगी। फिर बीच बीच में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि अचानक एकदम फसल नहीं आएगी तो कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम फिर ऊपर से पौधे को दे सकते हैं। ऊपर से पौधे को देने के लिए जैसे हमें गुरुजी ने बता रखा है, आप छाछ द्रव्य रसायन बना लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला। अन्न द्रव्य रसायन आप जो मिट्टी में चला सकते हैं, जिससे कि माइक्रोराइजा की उत्पत्ति होती है, और माइक्रोराइजा ही सारे काम मिट्टी में करता है। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें आके मिट्टी के अंदर आपका केचुआ वापिस आना शुरू हो जाएगा खेत के अंदर, और जिस दिन केचुआ खेत के अंदर वापिस आ गया, आप समझ लो कि अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई है। क्योंकि जो भी नीचे गए हुए डोरमेंसी में जितने भी भारी तत्व हमारे गए हुए हैं, उनको लेके केचुआ ही आता है। ये केचुआ एंडोजेइक अपना है, जो देसी केचुआ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। वर्मी कंपोस्ट वाला केचुआ है, उसको हम नेगेटिव मानते हैं, उसको ज्यादा हम इसमें यूज नहीं करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डालता तो ऊर्जा जल से फिर हम उसको पॉजिटिव करा देते हैं। तो ये चीज ऊर्जावान हमने मिट्टी को कर लिया, उसके बाद हमने अणु डाल दिए, फिर हमने जीवाणु डाल दिए। तो इसके बाद अगर आपको लगता है, ऐसा महसूस शुरू में हो सकता है, तो अपने उसके ऊपर कीट प्रबंधन के अंदर आ जाते हैं हमारे कुछ एक चीजें। तो वो कुछ एक आइटम हमने लेने मजबूरी में, तो हम अपना सोल से ले सकते हैं। जैसे अगर आपके अचानक खेत में इल्ली आ गई, तो इल्ली क्यों आई? क्योंकि अभी आपकी मिट्टी के अंदर आयरन की कमी है। इल्ली तभी आएगी जब मिट्टी के अंदर पूरी तौर पे आयरन नहीं है, तब आती है। अब फंगस क्यों आती है? फंगस इसलिए आती है कि हमारी खेत की मिट्टी के अंदर सल्फर नहीं है। सल्फर नहीं होगा तो फंगस आएगी ही। तो अभी एक इसके अंदर होती है, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। आप अगर जिंक की कमी होगी तो वायरस आएगा। वायरस किस में आता है? जैसे खास करके देखते हैं टमाटर में, मिर्च में, जो कुकड़ा रोग बोलते हो, लीफ वायरल, तो लीफ कर्ल, वो क्यों आता है? वो जिंक की कमी से आता है। और ये सबसे बड़ी समस्या, किसान इससे हार मान लेता है कि अब तो मेरे टमाटर भी गए, मिर्च भी गए, क्योंकि कुकड़ा रोग बहुत जल्दी भागता है। तो उसमें हमने बिल्कुल 100% अपने फार्मूलों में 100% उसको बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को उस फार्मूले में, जैसे छाछ द्रव्य रसायन अपने गुरुजी का फार्मूला है, तो वो छाछ द्रव्य रसायन क्या करते हैं? जैसे हमने मान लो कि हमने छोटे गार्डनर है, तो 2 लीटर की बोतल के अंदर 1.5 लीटर छाछ डाल लिया, बिल्कुल ताजा देसी गाय का। गाय नहीं हो तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन जर्सी का ना लेना। उसको लेके एक एयर टाइट डाट लगा के उसके अंदर भर के, उसके अंदर आप 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डाल के उसको बंद करके आप छाया में रख दीजिए। जो भी फार्मूले हम अपने बनाते हैं सारे छाया के हैं, अंदर के हैं, कोई बाहर धूप का नहीं है, सब में जीवाणु होते हैं।
तो उसको बना के आप 21 दिन के अंदर वो छाछ द्रव्य रसायन इतना बढ़िया बन जाएगा, बिल्कुल उसका रंग भी बदल जाएगा, हल्का पीला-पीला हो जाएगा और वो एक बेहतरीन अपने कुकड़ा रोग के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप जैसे नर्सरी लगाते हैं, वो उसी टाइम आप हल्की सिंपल छाया भी स्प्रे करते रहें, कभी-कभी दूध का स्प्रे करते हैं, तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा और वायरस से दूर रहेगा पौधा। उसके बाद जैसे ग्रो बैग में लगाते हैं या खेत में लगाते हैं, उस दौरान में आपने लगाने के हर हफ्ता 10 दिन बाद आप एक बार छाछ का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। पौधे में वायरस नहीं आएगा और वो कैल्शियम की भी पूर्ति करेगा और भी न्यूट्रिएंट्स पूरे करेगा। छाया में इतनी ताकत होती है। तो आप छाछ द्रव्य रसायन बना सकते हैं। एंजाइम्स के सारे फार्मूले बना रखे हैं। अगर किसी को चाहिए तो मेरा @RL गार्डनिंग उसमें सारे फार्मूले हमने बना रखे हैं और बहुत अच्छे फार्मूले उनके पूरे 100% रिजल्ट है। कई किसानों के रिजल्ट नहीं आते हैं, उसमें कुछ कमियां हो जाती है कि वो या तो सही से फार्मूले को बनाता नहीं है या वो समझता नहीं, आधा समझने के बाद बना लेता, फिर बनने के बाद उसको दोबारा पूछते तो वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ये कई चीजें ऐसी होती है, उनको प्रॉपर देख के बनाना पड़ता है किसी अपने विशेषज्ञ के संरक्षण में। उसके बाद एक बार आपने बना लिया तो आप फिर नहीं भूलेंगे। बस एक बार 2 बार बनाने की बात है। आप कर लिए, आप अपने देश को हमने इस जैविक खेती में आगे बढ़ाना, हर हाल में बढ़ाना है और हर जीव किसान की तरफ देखता है। जिस भी जीव के अंदर जीवन है, वो सिर्फ किसान पर ही आधारित है। उसको सब कुछ किसान से मिलना है। तो हमें भगवान ने किसानी का जो हमारी ड्यूटी दी है, हम उसको सही से निर्वाह करें। बहुत हिम्मत वाला होता है किसान, खेती कर रखी है, ऊपर से पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, बैठ जाएगा खेत में जाके, हे भगवान, हे मालिक, आपने जो कुछ करना है, जो कुछ करना है, कर लीजिए। बस ये है कि बच्चों को, परिवार को खाने के लिए दाना तो बिल्कुल दे दे। तो हमारे बूढ़े बोलते थे कि जिसने भगवान ने चोंच दी है तो चुगा भी वो देगा। लेकिन हमने तो देश के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और हमारी जिम्मेदारी बनती है नागरिक तौर पे कि भाई हमें समाज को अच्छा मार्गदर्शन करना, अच्छा भोजन देना है। जो बाहर ड्यूटियां करते हैं बेचारे, रात भर दिन भर करते हैं, उनको जब सब्जी या कोई आटा दाल चावल अगर ये हमको केमिकल युक्त मिलता है तो उनको कितना दिक्कत होती है। पहले जमाने में मंदिर बहुत ज्यादा होते थे, अस्पताल बहुत कम होते थे, डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा अस्पताल होता ही नहीं था। आज के दिन मंदिर और ये चीजें, धार्मिक स्थल ये बहुत कम हो गए और अपने ये हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे मेन कारण यही है कि जैविक खेती से हटके हम केमिकल खेती में आ गए। तो ये हमें आना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। उनको ना खाने के लिए मिलेगा, ना पीने के लिए पानी मिलेगा। शुद्ध पानी तो छोड़ो, पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हमें इस पे ध्यान करना पड़ेगा। किसानों पे सब आधारित है, तो किसान को अपनी ड्यूटी इस हिसाब से करनी, सच्चे दिल से। आप अपनी खेती में जो कुछ कर रहे हो उसके हिसाब से आप चलते रहिए। देना भगवान ने है, मेहनत करेंगे तो मिलेगा, इसमें विश्वास हमें रखना पड़ेगा। तो इस विषय में अभी तक के सेशन में जो चर्चा है उसमें किसी भाई का कोई प्रश्न हो, किसी बहन का प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ाते हैं। जी 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 जी, आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी भाई साहब का सवाल है, आदरणीय भैया जी। जी बताइए। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। जैसे अभी आपने कहा कि हम सारी चीजें सुगंधित डालते हैं, तो जो हमारा छाछ रसायन बनता है या जी अनाज से जो हम रसायन बनाते हैं, तो इनका उस पर कोई प्रभाव, क्योंकि छाछ में जब रखा रहता तो वो तो दुर्गंध देने लगता। जी ओ। देखिए जी, दुर्गंध नहीं आती, आप एक बार बनाइए, जब उसके अंदर गुड़ जाता है ना तो वो दुर्गंध को खत्म करता है। आप ये देखिए, गौ माता का जो गौमूत्र वो गोबर होता है, उसके अंदर आप मीथेन गैस होती है और जो बहुत खतरनाक होती है। जैसे ही गुड़ के संपर्क में वो गोबर आता है, मीथेन गैस आउट हो जाती है जी। ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है, उसमें दुर्गंध नहीं होती है। और आप ये मानिए, अगर प्योर देसी गाय की छाछ बनाई आपने, छाछ द्रव गुड़ से बनाई है, तो आप ये देख लीजिए कि आप, अच्छा है तो 6 महीने तक भी किसानों इस्तेमाल किया है, ना बदबू आती है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नहीं, नॉर्मल गाय का लिया है तो आपको 3 महीने तक लगभग चलता है वो।
रतनलाल जी। जी सर। हाँ जी। हाँ हाँ, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। क्या है कि हम इस चीज को टेस्ट करते हैं रमेश जी। मेरे पास 3 साल का छाछ द्रव्य रसायन बना हुआ है, और अभी भी हम उसको मतलब चेक करते हैं तो एक अच्छी खुशबू आती है, खराब होने का नहीं होता इसमें। जहां भी जिस चीज को जिस प्रक्रिया से दौड़ाते हैं, यानी कि 21 दिन के लिए इसको बंद करते हैं ना, तो इसमें एनोरिक बैक्टीरिया काम करता है। यानी कि एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक अपना ऑक्सीजन लेकर काम करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया अपना बिना ऑक्सीजन के काम करता है, उसको हवा पानी कुछ भी जरूरत नहीं। तो उसके लिए इस चीज को मतलब हम जब डाइल्यूट करते हैं तो उस चीज में किसी प्रकार की भी गंध खराब होने का नहीं होता। ये सुगंधित पुष्टिवर्धनम में ही आता है जी। जी ओम सर, जी ओम। जी आदरणीय धन्यवाद। और अब आगे आगे मैं आदरणीय नारायण जी का हैंड राइज है। जी जी हरिओम, सदन को प्रणाम। और बहुत अच्छी जानकारी मिली हमारे लिए आज गार्डन के लिए। मेरा ये प्रश्न था, ये जैव रसायन जो 3 प्रकार के आपने बताए, मीठा, खट्टा और कड़वा, जी ये किन किन चीजों से बनता है, उनकी मात्रा कितनी रहती है डालने की जी खेत में? हाँ जी। जी, दूसरा पहले ये तो है बनाने के सर लिए बताते हैं। अपना, रतन जी एक मिनट रुकिए रुकिए। ये आप इसमें बताइए जी। छाछ रसायन जो बताया, द्रव्य रसायन बताया आपने, इनकी मात्रा छाछ की आपने बता दी, और इनकी मात्रा क्या रहेगी डालने की? छाछ, ताजी छाछ और पुरानी छाछ, इनके अलग अलग गुण क्या हैं? कृपया ये बताएं। जी, छाछ द्रव्य रसायन अगर हम खेत में डालते हैं 6 लीटर बनता है। 10 टंकी 10 से 12 टंकी लगभग लगती हैं 1 एकड़ में। आधा लीटर डालना होता है इसका। ये ये वायरस पर काम करता है। तो एक और पंप, जैसे फिर 25 लीटर के पंप रहते हैं अपने, उनसे 25 स्प्रे होता लीटर है? 25 लीटर का पंप अगर आपका लगता है तो आपके जी। 8 पंप हुए। 1.5 लीटर डाल लीजिए आप। 1 एकड़ में 4 पंप आते हैं? 1.5 लीटर एक पंप में डाल लीजिए आप। अच्छा जी। और ये रसायन, जैव रसायन बनाने की तीनों की क्या क्या विधि है? हाँ जी, सभी सभी का एक ही विधि है। 1 3 10। अच्छा जैसे 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी। अच्छा जी जी। और बड़ी मात्रा में 200 लीटर में बनाना है तो आपको लेना है 50 किलो फल जी। और 16 केजी गुड़ और और 140 लीटर पानी। यानी कि पानी की मात्रा थोड़ा घटाना पड़ेगा हमें। बर्तन को 6 इंच खाली रखना है ताकि जी एयर बने तो हमारा कोई नुकसान ना हो। जी। और बीच बीच में शुरुआत में फल के ऊपर देखा जाता है तो उसको गैस निकालनी होती है। बाद में गैस एयर बनना बंद हो जाता है। जी, अगला प्रश्न। इनको कितने दिन रखना है रसायन को, और कितने मात्रा में फेंकना है इनको? 90 दिन तो इसको एयर टाइट बंद रखना है। उसके बाद में आप जब तक मर्जी रख सकते हो। अभी मेरे पास तो 4 साल का रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास कोटपुतली में 8 साल का रखा हुआ है। अभी तक वही सुगंध है, वही सारे गुण अवेलेबल हैं। अच्छा, मात्रा फेंकने की इनकी एकड़ में, पंप में? एकड़ में पंप में देखा जाता है मीठा जैव रसायन आप 20 लीटर 30 लीटर तक चला सकते हो एक साथ। जी कड़वे जैव रसायन के फल के ऊपर बात होती है। वो कृपया मतलब एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में करें। दूसरा, जैसे एलोवेरा का है तो हम 5 लीटर चला सकते हैं। अगर आंवले का है 5 लीटर चला सकते हैं। नींबू का है तो 2 लीटर चला सकते हैं। नीम का है तो 1 लीटर चला सकते हैं। करेले का है तो 1 लीटर चला सकते हैं। जैसे फल के ऊपर बात होती है, कौन सा फल है। जी, धन्यवाद सर। जी जी धन्यवाद सर आदरणीय कृष्ण कुमार जी। और मैं आगे आदरणीय प्रणाली बराठे जी महाराष्ट्र से। जी आदरणीय प्रणाली बेन। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज के मार्गदर्शक को बहुत बहुत प्रणाम। आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है और ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आप जो अपने छत पर इतनी सुंदर गार्डन कर रहे हो तो इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो ऐसा लगता है। तो आपका जरा फोन नंबर शेयर हो जाए तो अधिक जानकारी भी मिल सकती है।
और कड़वा रसायन कैसा बनाना है उसके बारे में। और अभी दूसरे प्रश्न से तो अगले घर पर अगर आप बनाना चाहते हो तो कोशिश करो एलोवेरा का, क्योंकि एलोवेरा का पीने में बहुत अच्छा होता है। ओम प्रणव शर्मा साहब, अगर तो किसी का सभी लोगों से निवेदन है, जो पीसीबीटी की बुकलेट डाली गई है, विनायक जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। विनायक भैया आपकी आवाज विनय कुमार जी, किसी और मोबाइल से जुड़ जाओ आप। आपका मोबाइल स्पीकर खुला हुआ है, आप लीड लगाए हुए होंगे। जी जी धन्यवाद। और आदरणीय मिथिलेश जैन जी, आपका हैंड रेज है जी। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। जी हाँ ओम जी, सदन थोड़ा सा इसके ऊपर आगे आगे थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं इसको, किसी का प्रश्न नहीं हो तो। जी प्रश्न है भाई साहब। जी एक प्रश्न हाँ हो जी, जाएगा बताइए। और फिर आपको कंटिन्यू करना है जी आदरणीय। जी पूछिए, आप अपना प्रश्न पूछिए जी। जी जी भाई साहब, अभी आपने ना तोरी की बेल और लौकी की बेल दिखाई, तो जी मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रही हूँ कि जैसे अब सर्दी में मैंने भी लगाई हुई है, तो जी हमें उसको कब उसमें क्यारी में उसको फिर शिफ्ट करना है ताकि वो किस टाइम पे फिर फल देंगी। देखिए, इसमें शिफ्ट करना, अगर आप गार्डनर हैं तो आपको शिफ्ट करना, तो आपको जैसे ही उसके ऊपर स्टार्टिंग में 2 पत्ती आती है, जी उसके बाद और 2 पत्ती आ जाती है, तो उसके बाद आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। इसका कोई टाइम नहीं कि किसी ने कितना न्यूट्रिएंट्स उसकी मिट्टी में है, किस हिसाब से है, कौन सा बीज है, वो कई चीजें मायने रखती है। उसके हिसाब से हम जनरली ये निश्चित कर पाए हैं कि पहले ही 2 पत्ती देखिए, आप इसको मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ये पौधा है, इसके साथ एक स्टार्टिंग में ये पत्ती दोनों तरफ एक एक आती है, उसके बाद ये पत्ती आती है। अब इस साइज का अगर आपका प्लांट है, तो ये प्लांट किसी छोटे गमले में या किसी पॉट में ही ग्रो करना चाहिए, या कोई ट्रे में, बड़े खाने की ट्रे, उसमें आप ग्रो कर सकते हो। उसके बाद इसको इस पोजीशन में आने के बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, पूरा मिट्टी के साथ ही धीरे से डाल के। शाम के टाइम, कभी भी दिन में धूप के टाइम या सुबह नहीं करना, शाम को ही करना है। कोई भी प्लांटेशन आप करते हैं तो शाम का समय होता है, तो वो रात भर में अपनी जड़ों को पकड़ जाता है और पौधा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखता है। जी आपकी जो बेल है तो इन पे कब फल आने वाला है। अभी इसके ऊपर फल आएगा कम से कम भी जी, आप मान के चलो जनवरी में। अभी तो इन्होंने बढ़ना है। तो अभी सर्दियों में ये इनको, फल देंगी। हाँ सर्दियों में फल देंगे जी। जी आप जी जी देखिए यही मेरे को इतने, जानना था। जी सर्दियों में चलेंगे। तोरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन लौकी तो 12 महीने के होती है, 12 महीने चलती है लौकी। सर जी मैं लगाई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल ना बहुत बड़ी हो जाती है और वो अप्रैल मई के बाद जाके फल देना शुरू करती हैं। तो मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए किया, वो हमेशा लगाते हैं और खूब फल आता है, लेकिन वो उससे पहले नहीं देती फल। उसका एक दो कारण तो मैं बताता हूँ जी, क्या है उसमें। जी उसमें एक तो आपको 2G कटिंग 3G कटिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो आपकी बेल बढ़ती रहेगी लेकिन आपके उसमें मादा फूल नहीं आएंगे, नर फूल कुछ आएंगे वो चले जाएंगे। तो ये प्रकृति के सिस्टम से, जब तक हम इसको पोलिनेशन का सिस्टम नहीं करेंगे, और जो मेन ब्रांच जाती है लगभग 12 पत्ते आने के बाद आप उसको ऊपर से उसकी टिप तोड़ सकते हो। तोड़ने के बाद क्या है कि नीचे वाले पत्तों में से नई नई ब्रांचें निकलेगी। तो जो नई नई ब्रांचें निकलेगी, तो उनमें से जैसे ही वो 10 पत्ते 8-10 पत्ते होते हैं, तो उनको भी आप चाहे तो और तोड़ सकते हो। उसके बाद जो भी उस अलग से ब्रांच निकलेगी, उसमें सब में मादा फूल आएंगे और सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट होंगे, बहुत जल्दी फल आएगा। और कुछ एक बेलें होती है उसके अंदर नर और मादा दोनों फूल आते हैं, उनसे फिर उसका पोलिनेशन हो जाएगा।
अगर आपने अपने खेत के आसपास अपने गार्डन में गेंदे के फूल इस सीजन में रहते हैं, कोई भी फूल वाले पौधे लगा रखे तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी मधुमक्खियां, तितलियां, और वो अपना काम कर जाएगी। जी फल नहीं आने का मेन कारण यही है जी, हमने उसकी ऊपर से टिप्स को काटना जरूरी है, नहीं तो बेल बढ़ती रहेगी, एक बेल से पूरे प्लांट को कवर कर लेगी। लेकिन ये बहुत समस्या आती है किसानों की, भाइयों की, गार्डनरों की, तो मैं उनके पास जाके भी बताता हूँ, तो वो समझ जाते हैं, तो उसके बाद फल आना शुरू हो जाता है। और आप ये मैंने एनपीके की जो फसल गुट्टी का जो फार्मूला बताया ना, ये इनके लिए सबसे बेहतरीन है, घिया तोरी के लिए, इनके लिए जो बेल वाली फसलें हैं, इनमें बहुत फायदा देती है वो, क्योंकि जो सब्जी वाली चीजें चाहिए होती है, इनको बार बार चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, समय समय पर देना पड़ता है। जैसे फल तोड़ लिया तो फिर दो, तो ये ज्यादा मांगती है, मेहनत भी मांगती है, और इनको बार बार ध्यान भी करना पड़ता है, और इसके ऊपर कोई बीमारी आती है तो वो इसको कवर भी जल्दी कर जाती है। तो ये थोड़ा सा इस पर लगाव रखना है। गार्डनरों को तो बहुत अच्छा मौका है, दिल खुश होता है अपनी बेल को देख के, आज 3 पत्ते आ गए, आज 4 पत्ते आ गए। मैं तो ये कहता हूँ, जिसके परिवार में अगर भगवान ना करे किसी का थोड़ा मंदबुद्धि है, या कोई ऐसा इंसान है जिसको बार बार स्ट्रेस रहता है, कोई बुजुर्ग है, तो आप उसको गार्डनिंग से जोड़िए, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और बच्चों के साथ उसको रखिए, अच्छी अच्छी बातें, नई नई बातें देखेंगे, फूलों को देखेंगे, तो उसका बिल्कुल माइंड बदल जाएगा। जी सर, ये एक स्ट्रेस, प्रश्न और है कि ये जी जो बताइए। टीसीपीटी की ट्रेनिंग है, ये आपको पता है कब होने वाली है? हाँ उसके सेशन चलते रहते हैं, अब ये गुरुजी ये बता मैं दीजिए। बताता हूँ। हाँ, ये अब जनवरी के बाद में हम शुरू करेंगे, तो हमारे यूट्यूब पे अजीत जी आपको मैसेज कर देंगे, जिसको भी ट्रेनिंग लेना है वो सब चालू हो जाएगा हमारा। जी सर, मैं इसमें हम इसको लेना इसमें चाहूंगी, आप इसके बारे इस में थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके बाद इसके लिए हम 3 स्टेप रखेंगे, एक 3 महीने की, एक 6 महीने की, एक 12 महीने की, और एक ट्रेनिंग वैसे किसी को मतलब 3 दिन की। इस तो तरीके से इसका अलग अलग चार्ज जगह भी पर होता है कुछ, इस हाँ जी, ट्रेनिंग के कुछ चार्ज? हाँ, इसके चार्ज भी होंगे, प्लस में हम इस वापस भी करेंगे। जैसे मान लो 3 महीने की है, तो उसमें हम 1 महीने के 6,000 रुपये लेंगे। अगर वो खेत में काम करने के साथ में काम करेगा तो उसको 9,000 वापस करेंगे। जी सर, ये मैं कुछ पूछना चाह रहे थे, तो आप इसकी हमें जानकारी मिलेगी जब ये ट्रेनिंग होगी? ये हाँ जी, ऑनलाइन बिल्कुल। होगी या ऑफलाइन होगी? नहीं, ऑफलाइन होगी जी, ये खेत में जाके काम कर, प्रॉपर किसान तो के फार्म पर, जहाँ पर हमारा टीसीबीटी के ये फार्म है, वहां पर जी, जाकर दी जाएगी पूरी। तो ये मिट्टी से ये मिट्टी से लेकर बाहर तक का कितना काम करना, मार्केटिंग तक सिखाई जाएगी। तो स्थान कहाँ होगा ये, जहाँ आप देंगे स्थान तो ट्रेनिंग? अलग अलग फार्म, जैसे अभी रतनलाल जी का फार्म है, मेरा फार्म है, और भी मतलब उधर महाराष्ट्र में फार्म है, एमपी में भी है, अलग अलग स्टेट वाइज चालू की जाएंगी ये। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि जब ट्रेनिंग हो तो हमें सूचना मिले तो हम ज्वाइन करेंगे इस जी ट्रेनिंग को। जी जी। जी देखिए मैडम धन्यवाद। जी, ये मेरा एक मिर्च का प्लांट है, आप देखिए कितनी हाइट ले ली इसने, आप इसकी हाइट देखिए, इसके किसी भी पत्ते पे किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। आप देखिए प्लांट क्या पेड़ बन गया बिल्कुल, और इतने फूल आए हुए हैं, भर 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 के फूल आए हुए, सभी में फल बनने लग रही है। देखिए मिर्ची अलग टाइप की मिर्ची, थोड़ी छोटी रहती है। आप ये देखिए, ये वाली मिर्च लगती है इसके अंदर। इसको हमने लगभग साल भर हो गया, इसको मिर्चें लगातार आती रहती है, चलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स इसको देते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। और बीच बीच में हम कभी एक सड्रस और फार्मूला में मैं बताना भूल गया, वो सड्रस को ज्यादा यूज करते हैं हम। सड्रस से क्या है कि पौधे की सारी जरूरतें पूरी करता है वो, और किसी भी फसल में उसके इतने अप्रत्याशित परिणाम है कि आपको लगभग 15% तक भी आपकी फसल को बढ़ोतरी कर सकती है। और स्वाद स्वाद तो आपको 50 साल पुराना आपको उस फल के अंदर आएगा। मेरे अभी शर्मा जी अपने आए थे और मेरे फार्म पे एक दिन विजिट किया था, इन्होंने वो किन्नू का खाया था, तो बोले तो संतरा से भी बेहतरीन है किन्नू, कितना अच्छा किन्नू, स्वाद भी बढ़िया, छिलका बिल्कुल हल्का, आराम से हाथ से उतर जाता है। तो ये सड्रस के भी कमाल है जी। ये देखिए मेरा टमाटर का पौधा है,
टमाटर भरे हुए हैं बिल्कुल। सर्दी के अंदर, रतनलाल जी एक मिनट ऑफ करियो। जी सर्दी के अंदर जिसको फसल लेनी है तो गौमूत्र का ज्यादा से ज्यादा छिड़काव करें। 3 ml प्रति लीटर गौमूत्र 1 लीटर पानी में मिला के अपने गार्डन में स्प्रे करते रहोगे तो आपको सर्दी में भी फल मिलेंगे। क्योंकि सर्दी में क्या दिक्कत होती है, धूप की कमी होती है, गगन तत्व कम होता है। गौमूत्र के अंदर गगन तत्व पूरा है, तो वो डालोगे तो आपको सर्दी में भी फसल मिलेगी। जी थोड़ा हाँ गुरु जी, मेरे को एक सवाल था आपसे। जी मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ और मेरा जी यहाँ पे 10 एकड़ का संतरे का बगीचा है। जी थोड़ा उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जब जैसे तड़न देते हैं, मतलब 1 महीने के लिए हम लोग पानी नहीं छोड़ते, उसके बाद फिर उसमें फ्लावरिंग आती है, जी। तो फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना खट्टा जैव रसायन बनाइए। खट्टे वो जैव कैसे? रसायन का, हाँ, जैसे आपको 15 दिन पहले फूल लेने हैं, फ्लावर लेने हैं, तो आप जैसे मान लो आज एक स्प्रे कर दिया खट्टे का, उसके मतलब 5 दिन के बाद में दही पाँच अंडे का कर सकते हैं? पाँच हाँ जी। दही अंडे का कर सकते हैं? नहीं जी, मैं मांसाहारी के लिए आपको प्रमोट नहीं करूंगा। हमारी प्रकृति, हमारी माँ को हम कभी भी मांस नहीं खिलाएंगे। उसका ऑप्शन बता दूंगा मैं आपको। अगर जी। अंडे की जगह आप एक चीज और ले लीजिए, आप अंडे के अंदर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन हमारे धान के पराली भूसे में भी होता है और सिलिकॉन हमारे नारियल में भी होता है। तो हाँ नारियल का खोल ले लीजिए, उसका भस्म बना लीजिए, आप अंडे की जगह वो दीजिए। हम प्रमोट नहीं करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप अपने बाग में क्या देते हो। जी। अच्छा गुरुजी, मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि ये जी जो कुड़ुप जल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जी तो ये क्या सही में फायदेमंद रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल फायदेमंद रहता है, और हम हमारी विधि में इसको भी शाकाहारी बनाते हैं, मांसाहारी नहीं बनाते। गुरुजी, आपका मेरे को ये लिंक में आप जो मतलब आप व्हाट। अजीत सिन्हा जी से जुड़िए। अजीत सिन्हा जी का नंबर ले लीजिए, आप उनसे मार्गदर्शन, नागपुर के ही वो। अच्छा जी जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय जी अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य वक्ता जी से संवाद करने के लिए। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार। आज इस योगाहार कार्यक्रम का बहुत सुंदर चर्चा परिचर्चा, उससे पहले योग सत्र भी बहुत सुंदर हुआ है। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने अपने जो अनुभव है उसको बहुत अच्छी तरह से रखा है, और उसके बाद जो सकारात्मक हमारी चर्चा हुई है उसका भी मुझे लगता है कि एक अच्छा एक प्रभाव हमारे किसानों के बीच में, जो महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई हैं, जो अपने अनुभवों के आधार पर बता रखा है, मुझे लगता है कि उसका अनुसरण करते हुए हमारे किसान भाई अपने तीनों तरह के जो जल जल हैं और तीनों तरह के जो द्रव्य रसायन की बात कही है, उसका अगर प्रयोग करेंगे तो उसका एक और सही समय पर उपयोग करेंगे तो उनके उत्पाद में, उसकी उत्पादकता में, और उसके जो हमारा दायित्व है एक किसान होने के नाते, उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा अपने जीवन में, खाने में, और विचार में, आहार विचार सब चीज में पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये था कि जो खेती आप टेरेस गार्डन के ऊपर आज एक विषय पर रखा हुआ था, तो एक उत्सुकता थी कि आपने टेरेस गार्डन में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, उनके साथ क्या अनुभव है। और उसमें एक चीज और भी बात आई थी परसों कि ये जितने भी द्रव्य रसायन हम बना रहे हैं, ये लंबे समय तक रहते हैं, रह सकते हैं, ये टिक जाते हैं। तो जो शहरी क्षेत्रों में लोग के पास जमीन नहीं है और उनके पास बाकी संसाधन भी नहीं है, तो क्या ऐसी रसायनों को बोतल में बंद करके वो अपने वहां उपयोग करते हैं, कर सकते हैं, और कैसे, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके कैसे अनुभव हैं। और विशेष रूप से जो छत में खेती हो सकती है, जो छत में उत्पाद हो सकते हैं, उसके आपके क्या अनुभव हैं। हमारे साथ क्या कोई ऐसे व्यक्ति आपके साथ जुड़े भी हैं जो कि इस तरह से
खेती कर रहे हैं और अपनी छोटी-छोटी चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं, औषधि कुछ जड़ी बूटियाँ की, जैसे उदाहरण के लिए केवल बता रहा हूँ कि खाली तुलसी हो गया फॉर उदाहरण के लिए, तुलसी और इस तरह के जो जड़ी बूटी जो चीज़ें हैं जो हमारे खाने में सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो सकती है, और कुछ सब्जियाँ हो गई और कुछ छोटे से फल हो गए। तो ऐसे कितनी उसके लिए जगह की ज़रूरत होगी, अगर कोई ऐसे उदाहरण है, और उससे हमारा लगभग कितना उत्पादन या कितना परसेंट हम अपने सब्जी और इस तरह की जो चीज़ों हैं उसको हम अपने खुद ही उगा सकते हैं। बाकी तो गेहूँ, चावल जो अन्य चीज़ें हैं वो तो खेत से ही उगेंगी। लेकिन ये कुछ चीज़ों की जो निर्भरता है, वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, और जो इस विधि से जो हमारे पोषक तत्व है हमारे भोजन में, वो भी हम खुद ही अपने टेरेस गार्डन में या छत में उगा करके उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इस बारे में रतन लाल जी का अनुभव और हमारे अन्य किशन लाल जी का जो अनुभव है, उसको हम सुनना चाहेंगे। जी, नमस्कार। जी जी पवन जी, धन्यवाद आपका। इसमें क्या है कि आप जितनी भी छत आपके पास जगह है, उसमें आप अगर कम जगह है तो छोटे बर्तन लीजिए। हम तो ये कहते हैं जैसे अपने ये नारियल का जो पानी पीकर फेंक देते हैं ना, ये भी अपने घर पर लाइए और इसको ऊपर से काट के इसके अंदर मिट्टी भर के इसमें धनिया लगा दीजिए, पालक लगा लीजिए, जितनी हरे पत्तेदार पुदीना लगा लीजिए, पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं वो लगा लीजिए। इसमें टमाटर भी ग्रो हो जाता है, हरी मिर्च भी ग्रो हो जाती है। सबसे मेन चीजें यही चीजें हैं छोटी छोटी। तो ये इसमें ग्रो करके इसमें ज्यादा पानी भी नहीं लगता, अपने आप पानी देता रहता है। ये आपने एक बार डाल दिया तो एक हफ्ता आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैं बताता हूँ, अब तुलसी है तो तुलसी में जैसे लौंग तुलसी है, अपना इलायची तुलसी है, कपूर तुलसी है, ये सभी प्रकार की लगाइए। इनके दो दो पत्ते डाल के आप औषधि के रूप में काढ़ा बना के कोशिश करिए। आप ये जैविक गुड़ मिल जाए या जैविक खांड मिल जाए तो हल्का मीठा डाल के वो काढ़ा बना के आप पियोगे तो ये आपका औषधि के रूप में ही काम करेगा। फिर लेमन ग्रास लगाइए, एक छोटे से गमले में लग जाएगा आपका, उसके पत्ते लीजिए। ये चीजें अपने छोटे से छोटे लेवल पर भी आप कर सकते हो, यानी कि 10 बाई 10 की छत पर भी आप ये चीजें लगा सकते हो और अपने पूरे परिवार को अच्छा भोजन दे सकते हो, ताजा दे सकते हो। तो ये चीजें करिए। फिर जो आपने जैव रसायन के बारे में पूछा, तो आप 2 लीटर की बोतल में 2 लीटर की बोतल में 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम फल और 1 लीटर पानी डाल के एयर टाइट करके 90 दिन के लिए बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण है 3-4 जैव रसायन बताता हूं मैं रसोई के अंदर। किचन बनने के बाद में तो हमारा सब जगह किच किच हो गया, परिवार भी किच किच हो गया। इसका हम दादी नानी जो बोलते थे रसोई बोलते थे। तो ये रसोई की औषधि है हमारे घर में। तो इसमें आप आंवले का जैव रसायन बनाइए, पीने में भी काम लीजिए, घर में पोछा लगाइए। और दूसरा अंगूर का बनाइए, जो महिलाओं में आजकल बहुत बड़ी समस्याएं हैं आयरन की कमी, तो उनको पिलाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एलोवेरा का बनाइए, एक नींबू का बनाइए और एक अपना रीठे का बनाइए। रीठे का बनाने के बाद में नींबू और रीठे का दोनों 10-10 ml लीजिए, आप सर धोइए, नहाइए, घर में पोछा लगाइए। घर में पोछा लगाओ तो एक बूंद, जैसे 10 लीटर पानी लिया उसमें 50 ml जैव रसायन डाल दिया, नींबू का 10 ml ले लिया अपना रीठे का, और उसमें 2 बूंद अमृत धारा की डाल दीजिए। आपके घर में पोछा लगाइए, किसी प्रकार की मक्खी भी नहीं आएंगी। हैंड वॉश कीजिए जैव रसायन से। साबुन का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए, सर्फ का यूज बंद कर दो। ये जैव रसायन हमारे सभी काम करेंगे, ये हम कर चुके हैं और काफी किसान लोग कर भी रहे हैं। जी पवन जी, आगे कोई प्रश्न हो तो बताइए। ये देखिए जी, मैंने अपने ये इसके अंदर 1 महीने पहले मैंने अमरूद का पौधा लगाया था। इसके साथ ही मैंने नीचे धनिया डाल दिया। ये अपना अर्बन गार्डनिंग में जो भी अपने टेरेस पे बनाते हैं तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कितना शानदार धनिया है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेथी लगा रखी है ग्रो बैग के अंदर। ये छोटी छोटी चीजें जो भी वेस्ट पड़ती है। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए अनानास।
अनानास के ऊपर का जो वेस्ट फेंकते हैं उससे हमने ये लगाए हुए हैं सब। ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है लेकिन बहुत अच्छे फ्रूट इसमें आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ धनिया जो अभी शर्मा जी ने बताया था उस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा ये गमला है प्लास्टिक का, ये बाहर पड़े रहते हैं, इसके अंदर मैंने ये धनिया उगा दिया। 8-10 खाली थे, सब में मैंने धनिया डाल दिया है। भरपूर धनिया की चटनी सर्दी सर्दी चलेगी। गर्मियों में भी हमारा धनिया कभी भी नहीं खत्म होता, 12 महीना धनिया चलता हमारा। ये देखिए अमरूद अपना आप गिर गया, ये अभी आप ये देखिए, ये मैंने कुंडिया रख रखी है अपने पक्षियों के लिए। पैरट है, चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर, कम से कम 20 तरह के पक्षी आते हैं। उनका अपना अपना समय अलग अलग है। सुबह के टाइम पैरट आता है, कबूतर आता है, फिर बाद में दोपहर में चिड़िया आती है। बहुत बहुत बायोडायवर्सिटी का मैंने पूरा इनमें संग्रह किया हुआ है जी। एक झलक मैं आपको अपने जो मेरा मोटिवेटिव गार्डन है वो भी देता हूँ। घर के सामने मैंने जो मेरा 1 मिनट भी कोई बाहर का लोग आता तो उसमें टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता मुझे। जी आदरणीय, एक्जोटिक प्लांट्स सारे लगा रखे मैंने जी, यहाँ से लेके वहां तक पूरा भरा हुआ। ये हैंगिंग बास्केट लगा रखी है, आप देखिए। कोई स्ट्रेस, कोई समस्या, कोई परेशानी कभी नहीं आती, मन खुश रहता है बाहरों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज के सत्र में आपने हमें आमंत्रित किया और जी आप बहुत अच्छा लगा। जुड़े रहिए। दरअसल क्या है, 2 हैंड रेज है, आप बाग भी जी दिखाइए और हमारे 2 सवाल भी है मुख्य वक्त हमारे आपसे। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी है बालाघाट से, उनका एक सवाल लेते हैं आप। जी आदरणीय जी डॉक्टर। बताइए। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था, जो अभी आपने कुकर बीट्स का बताया, क्योंकि हमने जो पढ़ा लिखा सुना है और देखा है उसमें कद्दू वर्गी सब्जियां कोई भी विंटर में नहीं लगाई जाती कमर्शियली। आप 2-4 पौधे, एक आध पौधा आप बाउंड्री वॉल में लगा दो वो ठीक है, पर कमर्शियली ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं या नहीं? मेरा ये था, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि हम करे तोरई और आपका लौकी ये सब विंटर में ले रहे हैं, कमर्शियली ये पॉसिबल है क्या? जी जी ऐसा है, लौकी तो 12 महीना चलती है। तोरी इस सीजन में थोड़ी सी दिक्कत करती है, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है, ज्यादा फल भी नहीं आते हैं तो बिल्कुल नाम मात्र के छोटे आते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो जैसे कद्दू वगैरह है, ये चीजें नहीं। अब आने वाले जनवरी में इनकी सबकी फसलें चलेगी, उसके बाद गर्मियों में भरपूर रहती है। जितनी भी बेल वाली हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि गर्मियों में ज्यादा फल आता है, इनका ज्यादा फसलें होती है। सर्दियों में लौकी तो आपके बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप और चीजें ना लगाएं तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं, मैं प्रश्न ये किया कह आपने जी। रतनलाल जी, जी मैं ये निवेदन कर रहा था जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये फ्रॉस्ट आता है, क्योंकि आप विंटर, आपका जो एरिया है गुड़गांव वाला पूरा एरिया, नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट बहुत तेज आता है और पाले में इनकी पत्तियां इस लायक नहीं रहती कि ये पाला सहन कर सके, किसी कंडीशन में नहीं बचेगी। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या ये फ्रॉस्ट में बच जाती है? पाला पड़ता है दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो क्या पाले से ओपन फील्ड में क्या कहीं आपने मैं समझना चाह रहा था जी। आज पाले के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गौमूत्र का स्प्रे करना पड़ेगा बार बार, हर 5 से 10 दिन में गौमूत्र का स्प्रे करते रहेंगे तो पाले से बचाव होता है। मेरा ये था कि क्या कॉमर्शियली पॉसिबल है क्या? मतलब हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं क्या? कहीं उदाहरण है ऐसा किया है किसी ने, तो वो समझना चाह रहा था। जी जी जी, कॉमर्शियल में हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगले बार कोशिश करेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। सर जी बीच में बोलने के लिए, मैं तुलसी के बारे में, जैसे तुलसी सूख जाती है बहुत ज्यादा ठंड में, तो क्या गौमूत्र से वो नहीं सूखेगी स्प्रे से? नहीं सूखेगी, नहीं सूखेगी। जी 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 जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया। और मैं आगे आदरणीय
दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब देहरादून उत्तराखंड से है। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, अपना सवाल करिए या हमारे मुख्य वक्ता जी से चर्चा भी करिए और लास्ट में आप समापन भी कर दीजिए, क्योंकि समय हमारा 8 बजे हाँ समाप्त होता है। जी आदरणीय। जी, आदरणीय जी, देर से हैंड रेज़ करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उत्सुकता बहुत अच्छा लग रहा है कि आदरणीय हमारे रतनलाल सर ने रूफ गार्डनिंग की बात करी है। वो अर्बन एरिया के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात रही है। और हाँ, मेरा प्रश्न है उससे पहले एक अनुभव मैं साझा करूँ कि जो कमर्शियल लेवल पे हम जो बोटल गार्ड्स या कुकुरबिट्स को लगा सकते हैं, मैंने ये अनुभव प्राप्त किया। मैं पिछले दिनों इधर असम एरिया में था, हालाँकि वहाँ पे फ्रॉस्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी पड़ता है। तो हमने क्या किया हम प्रयोग कर रहे थे एक कि वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिक ढंग से सब्जियों का उत्पादन करें। अपने लिए अपने उत्पादन किया लेकिन हम थोड़ा हमने अपनी मतलब लिमिट तोड़ दी और हमने नवंबर-दिसंबर में जो 2-3 वैरायटी की जो ये बोटल गोर्ड्स हैं, इनको लगाया और बहुत सारे पौधे लगा दिए। अब ये हुआ कि 2-4 हमें बेल चाहिए थे लेकिन बहुत सारे लग गया, वो लग गया लगभग 1 बीघे के आसपास लग गया। अब हमने क्या किया सर उनको क्योंकि वहाँ पे बाँस खूब होता है तो उसको ऊपर से यानी वो बेल चढ़े तो ऐसे एक मंच बना दिया। मंच के ऊपर से जो ताड़ की पत्तियाँ हैं वो उनसे उनको ढक दिया। तो हमारे जनवरी और जनवरी एंड तक वो बेल भी खूब बड़ी हो गई और उन पर कोई मतलब ठंडी का असर नहीं पड़ा। अब फरवरी से वहाँ पे जो कार्य करने वाले लोग थे हमारे साथ उन्होंने खूब उनकी देखभाल की और फरवरी से उत्पादन शुरू हो गया लौकी का। और जो लोकल मार्केट में कोई लौकी नहीं आ रही थी और लौकी अच्छे रेट पे बिकी। ये अपना हो रहा। हाँ, तो अगर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, हालाँकि थोड़ा उसमें जतन ज़्यादा लगेगा, प्रयास ज़्यादा लगेगा, तो ये इस तरह से अन्य किसान बंधु भी जो बेमौसम में भी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, ये एक आइडिया मुझे क्लिक हुआ आप आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर के क्वेश्चन के साथ। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो रूफ गार्डनिंग कर रहे हैं। रूफ गार्डनिंग के लिए वो दूसरे तीसरे माले पर जब अपने ग्रो बैग्स रखते हैं तो क्योंकि आप शहरी क्षेत्रों में एक मिट्टी को भरना तो एक बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा वहाँ तक उठाना, तो कैसे हम ग्रो बैग को हल्का रखें और उसको हेल्दी रखें, उसकी मिट्टी को और जो उसमें पोषक तत्व ऑर्गेनिक डाले जा रहे हैं। तो सर आप क्या यूज़ करते हैं ताकि हमें भी प्रेरणा मिले कि ग्रो बैग हल्के भी हों और जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए, वो आसानी से इन ग्रो बैग से हमें प्राप्त हों। जी। जी सर, मैं इसमें बताता हूँ, जो भी ग्रो बैग है जिसके अंदर हम सब्जियाँ लेते हैं ज़्यादातर फ्लावर्स वगैरह या सब्जियाँ लेते हैं, उनमें क्या करते हैं कि जैसे आपको 12 इंच की हाइट का आपने ग्रो बैग ले लिया। ये देखिए आपको मैं वो साइज़ दिखाता हूँ ग्रो बैग का। ये टमाटर का जो ग्रो बैग है, ये वाला, ये 12 बाई ऐसे 15 है। तो आप 12 बाई 12 में मिर्ची लगा सकते हैं, टमाटर भी लगा सकते हैं। बैंगन के लिए थोड़ा चौड़ा लेना पड़ता है। इसको हम कैसे फिल करते हैं उसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रो बैग के अंदर नीचे होल होने चाहिए जी 3-4 कम से कम, जो कि पानी को ड्रेन आउट करने के लिए जरूरी होता है। अगर पानी उसमें रहेगा तो जड़ें सड़ जाएगी। और अमूमन हम गार्डनर क्या करते हैं, ज्यादा पानी देते रहते, थोड़ी सी पौधे में समस्या लगी पानी दे देते हैं। तो हमारी इस पद्धति में ये मानना है कि पानी ज्यादा देने से पौधा मरता है, कम देने से पौधा कभी भी नहीं मरता। एक तो ये मेन बात है गार्डनर के लिए सबसे जरूरी बात। पौधा मरेगा तो ज्यादा पानी से, कम पानी से पौधा अपने आप को थोड़ा ढीला दिखाएगा तो उनको पता चल जाएगा भाई इसको पानी की जरूरत है जी। अब मिट्टी हम कैसे तैयार करते हैं, अब मैंने कुछ गमलों में ये बना के रखा हुआ है, देखिए आप, ये मेरे गमले हैं, मैंने फूलों के लिए रख रखे हैं।
आप इसके अंदर कोई ज्यादा वेट नहीं है। ये देखिए, इसके अंदर चावल की भूसी, राइस हस्क जिसको अपन बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और सूखी पत्तियां, जो भी सूखी पत्ती मेरे गार्डन से जो भी वेस्ट निकलता है, पत्तियां हो, डंठल हो, ब्रांच हो, मैं सबको उठा के छत पे रख देता हूं। और छत पे रखने के बाद ये देखिए, ये सारी चीजें ऐसी ऐसी जितनी भी चीजें हैं, ये कोचिया का गर्मियों का प्लांट था, ये सब यूज होते हैं उसके अंदर। फूलों की माला है, फूल है, सब उसके अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप एक 12 इंच का जो हाइट का ग्रो बैग है, उसके अंदर आप 3 इंच 4 इंच तक आप उसको नीचे मोटा पार्टिकल डाल दीजिए, ऊपर से फिर पत्ते डाल दीजिए, सूखे पत्ते। उसके बाद आप राइस हस्क अगर डायरेक्ट डालते हो तो 10% से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो फिर फंगस करता है। तो इसलिए उसको हम डिकम्पोज करते हैं पहले। और डिकम्पोज का मैं तो अपने गार्डनर को तो अलग ही तरीका है। जो हमारे खाली जो कार्टून पड़े रहते हैं, डब्बे पड़े रहते हैं, गमले पड़े रहते हैं, जो उस सीजन में यूज नहीं होता, उसमें 50% मिट्टी, 50% राइस हस्क को मिक्स करके उसमें डाल के रख दीजिए छाया में कहीं भी, उसमें नमी बना दीजिए। थोड़ी सी उसके अंदर ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस है, वो डाल दीजिए। तो वो क्या है कि वो धीरे धीरे होके वो 3 से 4 महीने में उसकी फंगस जो उसको परेशानी है वो सारी खत्म हो जाएगी। वो लगभग 50% बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा। आप उसको यूज कर सकते हैं ग्रो बैग की मिट्टी के साथ। आप 20 से 30% मिट्टी ले लीजिए गार्डन सॉइल, उसमें राइस हस्क मिलाइए, पत्तों की खाद बनाइए, पत्तों की खाद, किचन वेस्ट बनाइए। आपको मैंने दिखाया नहीं किचन वेस्ट का, मैंने जो फार्मूला बना रखा, थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। ये जो भी छिलके हैं मैं सब इनको सुखा के रखता हूँ। ये इनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फ्री का माल है, बाहर फेंकेंगे तो पर्यावरण दूषित। ये देखिए, ये मेरा किचन वेस्ट का जो भी माल है अभी इसके अंदर डाल दिया है। इस पे हल्की मिट्टी की एक लेयर और डाल के अगले दिन का किचन वेस्ट आएगा वो फिर डाल दूंगा, उस पे फिर मिट्टी की लेयर डाल दूंगा। इसके बीच बीच में मैं गुड़ का पानी मिला के डाल देता हूँ। वो डिकम्पोज प्रक्रिया बनाता है और जीवाणुओं को बढ़ाता है, और जीवाणु ही सारा काम खेती में करते हैं। छाई का भी डाल देता हूँ इसमें मिश्रण, तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। बहुत ठंडी खाद बनती है। सबसे ठंडी खाद में होती है किचन वेस्ट और पत्तों की खाद। आप कितनी भी डाल दोगे गलती से तो नुकसान नहीं होगा। तो ग्रो बैग को हल्का करने के लिए पत्तों की खाद ज्यादा से ज्यादा डाल दीजिए। राइस हस्क हो गया, और 1 किलो मिट्टी के एवरेज में 1 ग्राम चूना, ये उसमें जरूर मिक्स करें। चाहे तो ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस भी डाल सकते हो, नहीं है तो अपने किचन में हल्दी होती है, वो भी यही काम करती है। जो हमारे मिट्टी जनित जो रोग है उनको खत्म करती है, कीड़ों को, वो सबको खत्म करती है। तो ऐसा और भी आपके पास कुछ नहीं है, ज्यादा ही वो दिक्कत है, तो आप शुरू में क्या कर सकते हैं, जो अपने ये थर्माकोल के डब्बे आते हैं बाहर फेंकते हैं, वेस्ट होते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इनको निचली सतह में जमा कर दीजिए, हल्का होगा। और ऊपर से तब तक आप अपनी जो मिट्टी का मिश्रण है वो डाल दीजिए। जब तक आपकी किचन वेस्ट तैयार नहीं होती, पत्तों की खाद नहीं होती, राइस हस्क नहीं बनता, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हल्का रहेगा और आपके सब्जी वगैरह भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक तरीका इस तरह से है। पत्तों की खाद, किचन वेस्ट, अपने गार्डन का वेस्ट कभी भी बाहर ना फेंके, वो हमारे इसके लिए सोना है। जो बाजार से वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। हमारे गार्डन के अंदर प्रकृति ने कोई बीमारी दी है तो उसका समाधान भी उसके साथ दे रखा है, लेकिन उसको हमने समझना पड़ता है, विशेषज्ञों से जानना पड़ता है। आप जैसे साथियों से हमने सीखी है, हम भी आगे इसको बढ़ा रहे हैं। तो यही हमारी प्रकृति का नियम है, हमारी संस्कृति यही बोलती है जी। हमें ऋषि मुनियों की जो भी संस्कृति है उसको हमने पीछे छोड़ दिया। आज के दिन अग्निहोत्र हवन के लिए मैं सबको आग्रह करूंगा कि ये अपने घर में जरूर करें। उसके पास अपने परिवार को बैठाइए। 2 मिनट का मंत्र है, कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं है, ना कोई ये इसको धर्म से जोड़ना है, बिल्कुल पर्यावरण शुद्ध। किसी आदमी के मेंटली कोई थोड़ी भी दिक्कत है, आप उसको 15 दिन हवन के साथ बैठा लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनका मन बिल्कुल बदल जाएगा।
ये बहुत अच्छी चीज हमने इस पे अनुभव किया। मेरे घरों में, मेरे गांव में 2-3 लोगों को मैंने उसको भस्म के साथ दिया है कि उस बोला इसको खांसी ठीक नहीं हो रही है। एक बच्चे को दिया था 12 साल का था, तो उसको मैंने दिया था मगर 15 दिन ये भस्म को आप शहद के साथ, देसी जो शहद गांव का मिल जाए तो उसके साथ मिला के 1 बूंद शहद और एक थोड़ी सी चुटकी उसके अंदर भस्म अपनी ये जो अग्निहोत्र की होती है डाल के दिया। उसको 5 दिन बाद खांसी चलेगी। आज तक उसको 2 साल होगी खांसी नहीं होती। बोलो बाबा अब तो मैं पेप्सी भी पी लेता हूँ फिर भी मेरे को खांसी नहीं होती। तो बहुत बढ़िया फार्मूला है। अगर किसी भाई को खांसी की समस्या है तो मैं ये आपको 100% बताता हूँ कि उसकी खांसी इससे ठीक हो जाएगी, बिल्कुल 100%। जी, जी आदरणीय, ये बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आपने दिया। और जो आज की वार्ता आपके माध्यम से आई, वो खासकर शहरी क्षेत्रों में जो ये इच्छा रखते हैं कि हम शुद्ध सब्जियाँ, शुद्ध तरकारियाँ लें, उनके लिए बहुत ही उपयोगी वार्ता आज की रही है। और शहरी नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के अपने किचन गार्डन में काम कर रहे हैं, काम किया जा सकता है। ये अच्छा मार्गदर्शन रहा है और हम चाहेंगे